हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। कल हम लोगों ने कुछ बात की थी, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोगों ने आपको एक होमवर्क भी दिया था, है ना। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप इसको करके लेके आना, एटॉमिक नंबर 11 टू एटॉमिक नंबर 30 तक, क्योंकि मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ पाऊंगा। क्योंकि इस चैप्टर में आगे बिल्कुल पहाड़ों पर जैसे चढ़ते हैं ना, और पहाड़ों पर गड्ढे मतलब चढ़ाई होती है, चढ़ाई के लिए हमें किसी जरूरत है रस्सी की। तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का रस्सी है ना। बिना रस्सी के आप लोग पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे। क्लियर? तो मुझे पता है कि किस जगह पर किस चीज़ की कमी है आप लोगों में, और किस जगह पर मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं वो पढ़ा देता हूँ। लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप डाउट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछें, ताकि आप लोग वो प्रॉब्लम से जिससे आप जूझ रहे हैं अंदर, तो मुझे पता पड़े कि वो प्रॉब्लम क्या है और मैं उसको क्लियर कर सकूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो केमिकल बॉन्डिंग में अब हम लोग आगे चलते हैं किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो मैंने आपको दिए थे। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो मैंने आपको बता दिया था 1 to 10 तक। 11 भी मैंने आपको बता दिया था सोडियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्लियर? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं नियॉन 3s1। ठीक है, नियॉन 3s1 कैसे लिखा? नियॉन 3s1 भाई, नियॉन का कितना होता है? 1s2 2s2 2p6, यही होता है 10 नियॉन। तो पीरियड चेंज हो जाता है ना, पीरियड चेंज होते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां तक नोबल गैस, उसके बाद पीरियड चेंज 3s1। ये लिखने का एक तरीका है ना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या आ जाएगा भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं नियॉन 3s2। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन किससे फिल होंगे? पी में फिल होंगे। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं नियॉन 3s2 3p1। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा? पी में भरते रहेंगे। कहां तक भरेंगे? जब तक कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते। 6 इलेक्ट्रॉन्स तक मतलब कहां तक चलेगा? ये आपका चलेगा ऑर्गन तक। ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18, ये हो जाएगा आपके पास में नियॉन 3s2 3p6। ये आपका ऑर्गन यहां पर खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब आपके पास में आएगा पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। तो ये रहेगा आपके पास में नियॉन 3s2 3p6। अब ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, अभी पूरा का पूरा किसका हो गया? ऑर्गन। ऑर्गन भी क्या एक तरीके से नोबल गैस, इस जगह पर भी क्या हो रहा है? पीरियड खत्म हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब नियॉन की जगह यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑर्गन, और नया पीरियड स्टार्ट हो रहा है पोटेशियम से। पीरियड नंबर 4 पोटेशियम से स्टार्ट होता है। पीरियड मतलब आवर्त, है ना। आवर्त सारणी में जो आवर्त होता है वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है, और पोटेशियम से जस्ट पहले जो नोबल गैस आती है, अक्रिय गैस, उसका नाम है आर्गन, और ये हो जाएगा 4s1। इसके बाद में आएगा हमारे पास में कैल्शियम, ऑर्गन 4s2। क्लियर? ये हम लोगों ने 20 तक फिल किया है ना। 20 के बाद में अब आपके पास में कौन आता है? एटॉमिक नंबर 21। तो एटॉमिक नंबर 21 मतलब कि परमाणु क्रमांक 21 से 30। ठीक है, परमाणु क्रमांक 21 से 30 के लिए आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग किस तरीके से लिख सकेंगे? बिल्कुल ऐसे ही फिल करते जाना है आप भाव के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो उनके जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो पता होना चाहिए। 21 से 30 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ये सारे तत्व जो है 21 से 30 के हैं। परमाणु क्रमांक 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, उसी तरीके से आगे चलता रहेगा। जिंक हो जाएगा 30। क्लियर? याद कैसे करोगे इसको? याद करने का तरीका है पूरा का पूरा, इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3D सीरीज। पढ़ा होगा आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में, सर ने पढ़ाया होगा आपको। 3D सीरीज बोलते हैं इसको। ठीक है, और 3D सीरीज को याद, 3D सीरीज जो है
4th पीरियड से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। 3D सीरीज 4th पीरियड से स्टार्ट होती है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखते हैं, n-1d। क्लियर? ये है साइंस टीचर, याद करने का तरीका, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको, आपका मन करे तो कैसे भी याद करो, खुद से बना लो। अब क्या करना है आपको, एक एक करके सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ परमाणु क्रमांक 21। ठीक है, परमाणु क्रमांक 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है स्कैंडियम। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, आर्गन लिख दिया, आर्गन के बाद में 4s2, ये 20 हो गया था पूरा। ठीक है, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन और 4s2 20, टोटल मिला के 20 हो गया। अब 2100 बनना है तो 2100 कहां जाएगा, आपबाउ के अकॉर्डिंग 3D में जाएगा। क्लियर, आपबाउ के अकॉर्डिंग कहां जाएगा, 3D में जाएगा बेटा। स्कैंडियम के बाद में कौन आता है, टाइटेनियम। टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22, आर्गन 4s2 3D। ठीक है, वेनेडियम आर्गन 4s2 3D 3। आगे चले, क्रोमियम आर्गन 4s2 3D 4। अब यहां पे आ गया एक्सेप्शन, अपवाद आ गया, यहां पे क्या आ गया, अपवाद। अगर यहां पे आप देखोगे तो ये 4s है, ये दोनों क्या है, बाह्यतम कोश है, ये दोनों जो है ये बाह्यतम कोश है। और इन बाह्यतम कोश में जो 4s है उसके पास में एक पूरा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और 3D के पास में यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, देखो है ना। अब एक कंडीशन आती है कि पूर्ण पूरित कक्षक जो होते हैं, पूर्ण पूरित कक्षक अर्धपूरित कक्षक से, अर्धपूरित कक्षक से ज्यादा स्थायी होते, और अर्धपूरित कक्षक बाकी सभी अन्य या फिर आंशिक पूरित कक्षक। ठीक है, ये एक तरीका क्या होता है, स्थायित्व का क्रम होता है, किनका, कक्षकों का स्थायित्व का क्रम। ये एक स्थायित्व का क्रम होता है, किसका, कक्षकों का, कि पूर्ण पूरित कक्षक जो होता है सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उसके बाद में अर्धपूरित, फिर आंशिक पूरित कक्षक। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये एक ही कक्ष के उपकोष है, ये क्या है, दोनों एक ही कक्ष के उपकोष है। अगर ये एक ही कक्ष के उपकोष हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये क्रमोन्नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्रमोन्नयन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यहां पे प्रमोशन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, है ना। इस क्रमोन्नयन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्रमोन्नयन ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। वो मैं दे सकता हूं और बहुत कम लगेगी। क्यों कम लगेगी, क्योंकि एक ही कक्ष के उपकोष में मेरे को इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, शिफ्ट करने हैं। ठीक है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा, तो उससे क्या फायदा होगा मुझे, उससे यह फायदा होगा कि ये जो कक्षक हैं ये क्या हो जाएंगे, अर्धपूरित हो जाएंगे। ये जो कक्षक हैं ये अर्धपूरित हो जाएंगे, और अर्धपूरित कक्षक की जो स्थायित्व है, अर्धपूरित कक्षक का जो स्थायित्व है वो किससे ज्यादा है, वो जो ऊपर पहले भरा गया है उससे ज्यादा है। मतलब कि आंशिक, जिसको बोलेंगे आंशिक पूरित कक्षक। इस आंशिक पूरित कक्षक से
इसका स्थायित्व ज्यादा है, इसलिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया यहां पर, क्रमोन्नयन करा दिया। और इस ऊर्जा को बोलेंगे हम लोग क्रमोन्नयन ऊर्जा, है ना। उसकी बात करेंगे अभी हम लोग, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध पढ़ेंगे। क्लियर। तो इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर क्या होता है, आर्गन 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, यहां चला गया। क्लियर। अब होगा एटॉमिक नंबर 25 पे हमला, है ना। परमाणु क्रमांक 25, परमाणु क्रमांक 25 कौन है, ये है मन, मैंगनीज। ठीक है। हम लोगों ने भरा है अभी, देखो जस्ट क्या भरा है, आर्गन में, आर्गन 4s1 3d5 किसके लिए, चॉइस के लिए। हम लोगों ने क्या करा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करवाया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां पर कम हो गया। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उस इलेक्ट्रॉन को वापस, उस कक्षक को मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, पूर्ण पूरित करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो किसके अंदर आएगा, मैंगनीज के अंदर। तो मैंगनीज जो है वो 4s को वापस से क्या करेगा, पूर्ण पूरित करेगा। ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब क्या होगा, ये पूर्ण पूरित हो गया तो वापस से इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, यहां पे आएंगे। तो मैंगनीज के बाद में कौन आता है, आयरन, आर्गन 4s2 3d6, कोबाल्ट, आर्गन 4s2 3d7, निकल, आर्गन 4s2 3d8। इसके बाद में आएगा कॉपर। कॉपर में फिर से कहानी चेंज हो जाएगी, यहां पर फिर से सीन पलटेगा बिग बॉस की तरह, 4s2 3d9। ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, यहां पर एक ही कक्ष के ये जो उपकोष है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसके लिए, पूर्ण पूरित होने के लिए। यह पूर्ण पूरित कब हो सकता है, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना। और वो आसानी से मिल सकता है कब, जब इसी का उपकोष, इसी कक्ष का उपकोष, इसका जो पड़ोसी दोस्त है, ये पड़ोसी रूममेट है, जो ये क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको उठा के दे दे। और उसके लिए मुझे बहुत कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमोन्नयन ऊर्जा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां जंप मार के यहां चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण पूरित। ये 3D जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण पूरित। इसमें हो जाएंगे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पूर्ण पूरित। और मैंने आपको बताया पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अर्धपूरित कक्ष या फिर आंशिक पूरित कक्षकों से ज्यादा होता है। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर क्या होगा, आर्गन 4s1 3d10, 4s1 3d10। और इसके बाद में जो हमारे पास में कौन आएगा, हमारे पास में आएगा एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 30, जिंक। तो उसमें इलेक्ट्रॉन वापस कहां फिल किया जाएगा, 4s में, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने क्या करा, क्रमोन्नयन करा। तो एक इलेक्ट्रॉन वापस यहां फिल हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d10। ठीक, ये था हमारे पास में क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक, जिसमें दो क्या है, दो अपवाद है ना। केमिस्ट्री में अपवाद बहुत आते हैं लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। ठीक है। दो ये क्या है, यहां पर अपवाद है, इन दोनों को आपको याद रखना है। तो परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक दो अपवाद रहते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर। और बाद में ये जब आप लोग एग्जाम दोगे तो बार बार पूछे जाते ही हैं, है ना। हर एक दो साल में क्रोमियम कॉपर के बारे में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, इससे रिलेटेड जो दूसरे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। चलो, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सहसंयोजक बंध की। अब कैसे सहसंयोजक बंध हमारे यहां पे काम आएगा वो देखिएगा आप।
सहसंयोजक बंध में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काम आएगा वो भी आपको पता लग जाएगा, क्यों मुझे पढ़ाना पड़ा, है ना। तो सहसंयोजक बंध जो है वो कैसे बनते हैं, कोई भी दो परमाणु जब पास आते हैं आपस में, तो उन दो परमाणुओं के पास आने से क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस जगह पर साझा करते हैं। जैसे कि हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाते थे, तो आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, पूरे के पूरे आदान प्रदान हो जाते थे, है ना, एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड में आप लोगों ने देखा होगा कि जो Na है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, और जो क्लोरीन है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो इसको अपना अष्टक पूरा करना होता है, इसको अपना अष्टक पूरा करना होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा देता है, यहां पहुंचा देता है, और इसके पास में क्या जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज जाता है, उसके पास में क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज जाता है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बन जाता है, एक किस तरीके का बंध बन जाता है, आयनिक बंध बन जाता है, क्लियर। उसी तरीके से ये जो सहसंयोजक बंध है ये भी क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। और सहसंयोजक बंध क्यों बनना चाहेगा, बंध क्यों बनते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। अभी अब जो अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा तो यहां पर पूरा कंप्लीट जो है पूर्ण रूप से यहां पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन साझा होंगे, ठीक है। दो विद्युत ऋणात्मक तत्व जो आपस में पास आते हैं, ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, और फलस्वरूप वहां पर क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, क्लियर। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी क्या लिखें, परिभाषा लिख ले। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब दो विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए जब दो विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऐसे लिखो, जब दो विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए या फिर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो फलस्वरूप दोनों के बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से क्या बनते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध बनते हैं, ठीक है। अब जैसे उदाहरण ले लो आप, मैंने उदाहरण ले लिया H2 अणु का, कि ये जो हाइड्रोजन अणु है ये कैसे बना होगा, है ना। तो यहां पर दोनों जो विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, यहां पर समान है। इनको क्या करना है अपना, अच्छा यहां पर जो है ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है अपना द्विक विन्यास पूरा करता है। हाइड्रोजन तो क्या करता है अपना द्विक विन्यास पूरा कर देता है, ठीक है। तो अपना द्विक विन्यास पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, है ना। इस तरफ में, उस तरफ आप, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, आपको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे। ठीक है, आप बोलोगे जब जरूरत पड़े सर आप यूज कर लेना, मैं बोलूंगा बेटा जब तुम्हें जरूरत हो तब तुम भी यूज कर लेना, तुम भी काम में ले लेना उसको। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सांझित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, सांझित इलेक्ट्रॉन। और ये सांझित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक तरीके से यहां पर बंध बना लेंगे। ठीक है, और इसी बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जो साझा करके बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एकल सहसंयोजक बंध। अब यहां पर क्या है, दोनों की विद्युत ऋणता समान है, दोनों की विद्युत ऋणता समान है। कई बार ऐसा मौका भी आएगा जब दोनों की विद्युत ऋणता अलग अलग होगी, है ना, तो उस टाइप पे हम लोग किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे, तो वहां पर भी सहसंयोजक बंध बनेगा। लेकिन विद्युत ऋणता की वजह से यहां पर जो है दो और प्रकार निकल के आते हैं सहसंयोजक बंध के, एक होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और एक होता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। बात करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे उसके लिए। क्लियर, चलो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखने से पहले, उदाहरण देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये साझा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए क्या शर्त है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो साझा हो रहा है, इसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन का विपरीत चक्रण में आना जरूरी है। दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, विपरीत चक्रण में आना जरूरी है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपस में आएंगे, तो एक ही कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा। दोनों का क्या जरूरी है, विपरीत चक्रण में आना जरूरी है। विपरीत चक्रण में क्यों आना जरूरी है, क्योंकि दोनों के पास समान आवेश होता है और समान आवेश वाले एक साथ नहीं चल सकते। एक साथ चलेंगे तो वहां पे प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, उस प्रतिकर्षण से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को विपरीत चक्रण में लाना पड़ेगा। क्योंकि हमें क्या करना है, बंध बनाना है, बंध तोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, बंध बनाना है। तो उसके लिए आवश्यक शर्तें हमें क्या करनी पड़ेगी, पूर्ण करनी पड़ेगी। तो आवश्यक शर्त यही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो साझा करने के लिए आ रहे हैं उन दोनों को विपरीत चक्रण में लाना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, सांझित इलेक्ट्रॉन, दोनों सांझित इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के मध्य होना चाहिए, परमाणुओं के मध्य होने चाहिए। दोनों को परमाणुओं के मध्य होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन का साझा तीन प्रकार से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का साझा तीन प्रकार से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, देखो वो किस पे निर्भर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन आप वहां पर साझा करने के लिए डाल रहे हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 भी हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे, वहां पर क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं तो उसका मतलब वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे। तो वहां पर जो बंध बनेंगे उन बंध के प्रकार किस तरीके से रहेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहा है, जैसे ये, जैसे हाइड्रोजन बना था, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एकल बंध होगा। वो क्या होगा, एकल बंध होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहे हैं, इसका मतलब वहां पर द्विबंध का निर्माण होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बन रहे हैं, इसका मतलब वहां पर त्रिबंध का निर्माण होगा। ठीक है, ये 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन का साझा हो सकता है कि एकल बंध, द्विबंध या फिर त्रिबंध वहां पर बन रहे हो। क्लियर। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक करके तीनों का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन तो हम लोगों ने देख ही लिया, इसका उदाहरण है।
है ना। हाइड्रोजन हम लोगों ने देख लिया, हाइड्रोजन कैसे देखा, H2, इसमें क्या हुआ, दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया जिसको हम लोगों ने क्या बोला, एकल बंध। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, O2। ये द्विबंध का जो है उदाहरण रहेगा, द्विबंध का। एकल बंध का हम लोगों ने देख लिया, ये द्विबंध का उदाहरण रहेगा। क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन जो है उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो किस पर निर्भर है, परमाणु क्रमांक पर। तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, बाह्यतम कोश में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अष्टक पूरा करने के लिए, आवश्यकता होती है, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझा करने के लिए बीच में रख देता है। उसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन भी रहेगा। तो इसको कितने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है 2 की। तो दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बीच में रख देंगे। ठीक है, और फिर एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितने बचे, 4 बच गए, क्योंकि एक के पास में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक तरीके से बंध बन जाएगा, है ना। और इस बंध को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, देखो ये बंध बन गया, इस बंध को हम लोग बोलेंगे द्विबंध। ये पूरा हो गया यहां पर ये अष्टक, ये पूरा हो गया यहां पर ये अष्टक। इन दोनों ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, है ना। अब यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ये देखो, इनको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं कल लिखवाऊंगा आप लोगों को, है ना। और इसके बाद में जो त्रिबंध है उसको भी मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, त्रिबंध में मैं एग्जांपल लूंगा N2 का। ठीक है, लेकिन आज टाइम कम है, इस वजह से मैं कल बात करूंगा उसकी। तब तक के लिए आप बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे, बहुत अभी तो स्टार्ट किया हम लोगों ने संयोजकबंध, ये चलेगा अभी थोड़ा सा। ठीक है, इसमें हम लोग जो परिवर्तनशील संयोजकता है, आपको हमेशा डाउट रहता है सर कभी इसकी संयोजकता ये हो जाती है, कभी संयोजकता ये हो जाती है, तो परिवर्तनशील संयोजकता कैसे प्रदर्शित होती है वो भी मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा, तो आप बने रहिए। ठीक है, तब तक पढ़िए, धन्यवाद।